तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक कोलिजन्स एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड एनर्जी, जो कि आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक आईआईटी जेईई और नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं आज का। पहले ये क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको पहले सारे खुद से ही ट्राई करने हैं, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है करेक्ट ऑप्शन और डिटेल सोल्यूशन के लिए। A man of mass m stands on one end of a wooden plank of length L. Mass m kept initially at rest on the horizontal frictionless surface. अगर मैन वॉक करते हुए आगे जा रहा है तो प्लैंक पीछे जाएगा। तो हमें यही निकालना है कि मैन जितना आगे, मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गया, मैन इसके ऊपर चलते हुए एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंच गया, तो वुडन प्लैंक कितना पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, हमें ये निकालना है। तो ऐसे केसेस में हम सेंटर ऑफ मास की कंजर्वेशन यूज़ कर सकते हैं कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। देखिए जैसे कि मान लेते हैं स्टार्टिंग में ये प्लैंक है, ये प्लैंक ऐसे है, यहाँ ओरिजिन हमने मान लिया और पर्सन जो है स्टार्टिंग में यहाँ खड़ा है, m मास का पर्सन है और इसका सेंटर ऑफ मास 0,0 पे है। l लेंथ का प्लैंक है, ये जो प्लैंक है ये l लेंथ का है जिसका मास है m। तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास है ना, प्लैंक का सारा मास हम मान के चल रहे हैं यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ऐसा लग रहा है जैसे सारा मास L/2,0 पे रखा गया है। चलिए हम इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट कर लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली लोकेट कर लेते हैं। फॉर्मूला रहने वाला है फर्स्ट बॉडी का मास, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड बॉडी का मास, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम। तो मास, पर्सन का मास कितना है जी, स्मॉल m, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0, प्लस प्लैंक का मास कितना है कैपिटल M, उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट L/2 अपॉन टोटल मास m प्लस कैपिटल M। तो यानी कि mL/2 होल डिवाइड बाय m प्लस m, ये इनिशियली सेंटर ऑफ मास आ गया। अब फाइनली तो सिस्टम पे जब बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता, पर्सन ने प्लैंक पे लगाया, प्लैंक ने पर्सन पे लगाया, पर्सन ने प्लैंक के ऊपर फोर्स लगाते हुए प्लैंक को पीछे पुश किया, प्लैंक ने पर्सन को आगे की तरफ रिएक्शन फोर्स दी सच दैट पर्सन एबल टू वॉक। तो पर्सन वॉक करते हुए आगे तक पहुंच गया, प्लैंक पीछे पीछे जाता जाएगा सच दैट फाइनल सिचुएशन कुछ इस तरह से रहने वाली है। फाइनली हम मान रहे हैं कि प्लैंक कितना पीछे चला गया होगा जब पर्सन उसके ऊपर वॉक करते हुए पूरा आगे तक आ गया। तो पर्सन का मास है, लेट से प्लैंक ओरिजिन से x डिस्टेंस पीछे चला गया, ये x ही हमें निकालना है सच दैट सेंटर ऑफ मास अभी भी कंजर्व रहेगा, पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास अभी भी नहीं हिलेगा। तो सेंटर ऑफ मास वहीं का वहीं रहा है ना, यही होता है कंजर्वेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पर्सन प्लैंक के ऊपर गया, प्लैंक पीछे गया, पर्सन आगे गया सच दैट सबकी पोजीशन चेंज हो गई, लेकिन सेंटर ऑफ मास अभी भी कंजर्व रहा, वहीं का वहीं रहा, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है। ठीक, तो पर्सन की पोजीशन अब क्या हो गई, टोटल प्लैंक की लेंथ थी L, यहाँ कहीं ओरिजिन है, x लेंथ पीछे चला गया, तो पर्सन की है ना, पर्सन की पोजीशन कितनी होगी L-x,0 एंड सेंटर ऑफ मास अभी भी वहीं रहेगा, उसी को कंजर्व कराना है। एंड प्लैंक का सेंटर कहाँ हो गया होगा, प्लैंक का सेंटर कहीं यहाँ हो गया होगा, प्लैंक का सारा मास यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो ये टोटल लेंथ रहती थी L/2 है ना, ये टोटल लेंथ थी L/2, बट ओरिजिन से कितनी दूर होगा, प्लैंक का सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे L/2 माइनस x है ना, L/2 माइनस x, तो ये आ जाएगा L/2 माइनस x, 0, ये प्लैंक का जो सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं। चलिए जी, तो अब सेंटर ऑफ मास हम फाइनल वाला देखते हैं, फाइनल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। तो प्लैंक का मास, अच्छा पहले पर्सन के लिए, पर्सन का मास m, उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट इज L-x, प्लस प्लैंक का मास इज कैपिटल M, उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट
L/2 माइनस एक्स अपॉन टोटल मास ऑफ पर्सन एंड प्लैंक। कंजर्व करा रहे हैं साथ के साथ जो पहले आंसर आया था, ml/2 होल डिवाइड बाय m+m। तो m+m दोनों तरफ से कट हो गया, हमें x लेंथ निकालनी है, तो ml माइनस mx प्लस ml/2 माइनस mx इज इक्वल टू ml/2। कुछ कट हो रहा है, हाँ जी हो रहा है, ये भी कट हो गया, हमें x निकालना है, तो ml यहीं रह गया, m इंटू एक्स प्लस m इंटू एक्स राइट हैंड साइड पे चला गया, तो m प्लस m इंटू एक्स इज इक्वल टू ml। लो जी फाइनल आंसर आ गया ml अपॉन m प्लस m। तो प्लैंक कितने से पीछे शिफ्ट हुआ होगा, देखिए कोई ऑप्शन है तो सी ऑप्शन, हाँ बिल्कुल ठीक, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, IIT JEE में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, नीट में इस तरह के क्वेश्चन अब आने लग गए हैं। पहले नीट का लेवल थोड़ा लो होता था, इस साल बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे नीट एग्जाम में भी, तो ये क्वेश्चन आपको दोनों जगह बेनिफिट करेगा, अगर आप JEE की तैयारी कर रहे हैं तब भी और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पहले आपको ट्राई करना है, हो गया, बहुत अच्छी बात है। राइट ऑप्शन के लिए आपको ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है, नहीं हुआ वीडियो देख के समझ आ गया तो उसके बाद जब सारे क्वेश्चंस कर लेंगे एक बारी फिर से आपको ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं कि आपको ध्यान रह रहा है कंसेप्ट या नहीं रह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, A body P of mass m moving with kinetic energy K and momentum P undergoes a 1D elastic collision, मतलब हेड ऑन कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम भी कंजर्व रहता था, एनर्जी भी कंजर्व रहती थी, with a body Q of mass 2m at rest. After the collision, the ratio of kinetic energy of P to that of Q. चलिए तो एक P बॉडी है, मास है उसका m, वो चल रही है किसी स्पीड से, लेट से u1 इज इक्वल टू u, जाके हिट हुई Q बॉडी में जिसका मास 2m है और वो रेस्ट में है, यानी कि Q2 इज इक्वल टू 0। कोलिजन के बाद की काइनेटिक एनर्जीज की रेशो हमें निकालनी है। इलास्टिक कोलिजन है तो मोमेंटम भी कंजर्व रह सकता है और एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो m मास की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी v1, वो हमें नहीं पता, वो निकालनी है, एंड 2m मास की क्या वेलोसिटी हो जाएगी v2, हमें वो भी नहीं पता, वो भी हमें निकालनी है, और उन्हीं की काइनेटिक एनर्जी की रेशोज भी हमें चाहिए, P की रेशो एंड अपॉन Q एनर्जी की रेशो। ठीक है जी, कोलिजन के बाद तो V1 का हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला हुआ करता था, इलास्टिक कोलिजन इन 1D में ही यूज़ कर सकते हैं। V1 का फॉर्मूला होता था m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। तो जैसे ही हम वैल्यूज पुट करते हैं, u2 है 0, सेकेंड बॉडी रेस्ट में थी तो u2 को 0 डालते ही ये कट हो जाएगा, तो m1 फर्स्ट बॉडी का मास, m2 सेकेंड बॉडी का मास अपॉन m प्लस 2m इंटू u। लेट्स से फर्स्ट बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, तो यहाँ से ये सॉल्व करके कितना आ रहा है माइनस m अपॉन 3m इंटू यू, m से m कट, यानी कि v1 है ना, v1 रिबाउंड कर जाएगा, वापस जाएगा, कितने की स्पीड से जाएगा, -u/3, नेगेटिव साइन मतलब वापस चला जाएगा, कितने की स्पीड से, जिस स्पीड से आया था डिवाइडेड बाय 3। चलिए v2 भी निकाल लेते हैं, तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हुआ करता था 2m1, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। अगेन u2 इज 0, सेकेंड बॉडी इज एट रेस्ट, तो ये खत्म हो गया, तो यहाँ से फर्स्ट बॉडी का मास इज m प्लस 2m एंड u1 इज u, तो 2m अपॉन 3m इंटू u, तो सेकेंड बॉडी की यानी Q बॉडी की स्पीड कितनी आ गई 2u/3। नाउ वी नीड टू फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ P डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ Q आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन P पॉइंट की P मास की जो
काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी होगी, हाफ इंटू मास, मास इज m, स्पीड का स्क्वायर, स्पीड इज -u/3, u/3 का स्क्वायर इज u²/9 अपॉन सेकेंड बॉडी का मास 2m है, 2m इंटू उसकी स्पीड का स्क्वायर, तो 4u²/9, तो u²/9 से u²/9 कट, m से m कट, हाफ से हाफ कट, सच दैट ऊपर बचा 1, नीचे बचा 4 इंटू 2 8। देखिए कोई ऑप्शन है 1:8? हाँ जी बिल्कुल है। तो सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन आंसर आया 1:8। चलिए नेक्स्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर थर्ड। अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। पहले आपको खुद से ट्राई करना है, फिर ये वीडियो आगे प्रोसीड करना है। तो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, हर स्कूल एग्जाम के लिए, स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए, सबके लिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अ शेल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट, तो एक m मास का शेल था, कोई बॉम्ब था, वो इनिशियली रेस्ट में था, एक्सप्लोड्स इनटू 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस इन द रेशो 2:2:1। The fragments having equal masses fly off along the mutually perpendicular directions with speed v. The speed of third fragment, तो ये 3 रेशो में है ना, 3 पीसीज में ब्रेक हो गया। लेट से ऑफ द मास 2x, 2x एंड x, तो हमें गिवन है 2:2:1 की रेशो में, टोटल मास था m, तो ये हो गया 5x इज इक्वल टू m, यानी कि x हो गया m/5, m/5। तो पहला मास मैंने माना 2x, 2x का मतलब हो गया 2m/5 मास, कुछ यहां गया v वेलोसिटी से, अगेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, अनदर 2m/5 मास यहां गया अगेन v वेलोसिटी से, अगेन v वेलोसिटी से वो यहां निकल गया। थर्ड मास की स्पीड हमें निकालनी है कि थर्ड मास गया कहां, जो लाइटर है m/5। चलिए तो इसमें हम क्या कंसेप्ट लगाने वाले हैं, है ना। तो सिंस बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा इसको ब्लास्ट करने के लिए, अपने आप ब्लास्ट हो गया, अपने आप फट गया, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, देयरफॉर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली मास कितना है m, वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट में रखा हुआ था, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ 3 पीसेस, p1 प्लस p2। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें ढंग से कंजर्व कराना पड़ेगा, तो 0 इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3, 3 बॉडीज का मोमेंटम नेट 0 ही आएगा। तो p1 मास इंटू वेलोसिटी हमें पता है, p2 मास इंटू वेलोसिटी हमें पता है, p3 वी नीड टू फाइंड। तो p3 यहाँ से हम निकाल रहे हैं, p3 वहीं रह गया, बाकी सब कुछ इधर गया, तो लो जी मेरे पास आंसर आ गया ऑलमोस्ट। तो फाइनल आंसर p3 मोमेंटम पता है क्या आएगा, p1 और p2 का जो रिजल्टेंट होगा उससे ओपोजिट डायरेक्शन में, मतलब p3 मोमेंटम क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज तो p1 p2 का जो रिजल्टेंट होगा उसके बराबर होगा, डायरेक्शन वाइज p1 p2 का जो रिजल्टेंट होगा उससे ओपोजिट डायरेक्शन में p3 आने वाला है। चलिए तो p1 p2 कहाँ होगा, ये देखो p1 मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि 2mv/5। p2 भी कितना है, ये p2 है, सेम इसी तरह, तो सेम और सेम, p1 p2 मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम है, तो ये उनका रिजल्टेंट होगा p1 प्लस p2। हमें p3 चाहिए जो इसके रिजल्टेंट के ओपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ है जी p3 वेक्टर, ये p3 ही हमें निकालना है। चलिए अब अगर मैग्नीट्यूड वाइज बात करें, मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो आंसर क्या आने वाला है, इसका मैग्नीट्यूड, पूरे का मैग्नीट्यूड, यानी p1 प्लस p2 का मैग्नीट्यूड ही लेना है हमें। तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, एक वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ p1 p2 कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। p1 और p2 में एंगल कितना है, गिवन है 90 डिग्री, है ना, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कॉस 90 0। तो p1 फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या था, 2mv/5, 2mv/5 का स्क्वायर, सेकेंड बॉडी इज अगेन 2mv/5 का स्क्वायर, से बाहर आएगा, है ना, से बाहर आएगा, तो p3 का मैग्नीट्यूड पता है कितना हो गया, √2 टाइम्स ऑफ
√2 टाइम्स ऑफ 2mv/5, ये आ गया। इसको सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। तो कभी x² + x² का अंडर रूट करना हो तो √2x, कभी 5² + 5² का अंडर रूट करना हो तो 5√2, कभी 10² + 10² का अंडर रूट करना हो तो 10√2। तो इस बार 2mv/5 √2। तो P3 था कितना, मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना था, है ना, P3 जो थर्ड मास था वो कितना था, m/5। तो मास इज m/5, स्पीड वी नीड टू फाइंड v डैश 2√2 mv/5। जो कट हो रहा है कट कर दीजिए, m/5 से m/5 कट। लो जी, फाइनल आंसर आ गया 2√2 इंटू वी, मीटर पर सेकेंड। देखिए कोई ऑप्शन है, हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आज का क्वेश्चन नंबर 4 हम डिस्कस करने लगे हैं। अगेन 4 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो अ शेल इज फायर्ड with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 डिग्री with the vertical। तो एक शेल है, एक शेल फायर किया है हमने with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड at an angle of 30 डिग्री with the vertical, वर्टिकल के साथ। तो वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा, 60 डिग्री। वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा, 60 डिग्री। अच्छा, तो 100 की स्पीड से फायर किया गया है, तो इनिशियल स्पीड है 100 मीटर पर सेकेंड से फायर किया गया। तो ये शेल ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। अच्छा, अब इन्होंने क्या बोला हुआ है, एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रेजेक्टरी द शेल एक्सप्लोड्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ऑफ मासेस 1:2। तो ये शेल जो था इनिशियली वो 2 मासेस में ब्रेक कर गया 1:2 की रेशियो में। लेट्स से 1 मास इज x, सेकेंड इज 2x, टोटल मास लेट्स से m। तो 3x इज इक्वल टू m, x इज m/3, x इज m/3। तो 2 मासेस में ब्रेक हुआ 1:2 की रेशियो में। लाइटर इज m/3 एंड हैवियर इज 2m/3। तो यानी कि ये 2 मासेस की रेशियो आ गई हमारे पास, m/3 एंड 2m/3। द लाइटर फ्रेगमेंट मूव्स वर्टिकली अपवर्ड्स। तो जैसे ही ये ब्लास्ट होता है यहाँ से, तो उसके 2 पीसेस, लाइटर वाला कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड चला गया, यानी कि m/3 मास जो है वो 100 की विद इनिशियल स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। तो ये 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वर्टिकली अपवर्ड चला गया। द स्पीड ऑफ द हैवियर फ्रेगमेंट, तो हैवियर फ्रेगमेंट जो था 2m/3 वो हमें पता ही नहीं कहाँ गया, तो वो उसकी स्पीड क्या होगी, है ना, उसकी स्पीड क्या होगी हमें ये निकालना है। तो स्पीड हमें निकालनी है, उसकी फाइनल स्पीड क्या होगी ये हमें निकालना है। चलिए जी, अगेन इसमें वही कंसेप्ट लगा रहे हैं हम कि अपने आप ब्लास्ट हुआ है, हमने बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। तो सिंस एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, जस्ट आफ्टर ब्लास्ट और जस्ट बिफोर ब्लास्ट उसमें हम मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट ये था कोलिजन से जस्ट पहले, है ना, येलो पेन देखना ध्यान से, कोलिजन से जस्ट पहले वो यहाँ था। एंड आपको पता होना चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। हाईएस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल के अंदर सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल में आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन में सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगती है और वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है। हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होती। तो जब एक्सेलरेशन नहीं होती तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी नेवर चेंजेस इन प्रोजेक्टाइल मोशन। तो पहले स्टार्टिंग में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना है, 100 cos 60, cos 60 इज हाफ, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी। वो फाइनल तक, एंड तक सेम रहने वाली है। तो फाइनल तक जस्ट बिफोर ब्लास्ट, ब्लास्ट से एक्सप्लोजन से जस्ट पहले तक उसकी फाइनल वेलोसिटी इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन सेम रह रही थी, यानी कि 50 मीटर पर सेकेंड। चलिए, तो मैं क्या कराने लगा हूँ, कंजर्विंग इनिशियल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन एक्स एक्सिस। इनिशियल कोलिजन से पहले पूरा मास था m
और उसकी वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी थी 50। कोलिजन के बाद पहला मास तो वर्टिकली अपवर्ड चला गया, तो उसका एक्स कंपोनेंट नहीं था, उसके पास एक्स में वेलोसिटी नहीं थी। सेकंड की हो सकती है, तो सेकंड मास 2m/3, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो m से m कट हो गया, तो ये कितना आया 2 से 50 कट, तो 25 इंटू 3 75। तो बड़े वाले मास का x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकल के आया, कितना आया 25 इंटू 3 75 आई कैप। तो x एक्सिस में बड़े वाले मास की वेलोसिटी निकल के आई 75। इसी तरह कंजर्विंग इनिशियल मोमेंटम इन y एक्सिस इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम इन y एक्सिस। तो इनिशियली जस्ट बिफोर कोलिजन इसके पास y में कोई मोमेंटम नहीं था, जीरो। जस्ट आफ्टर कोलिजन पहला मास m/3 ऊपर चला गया 200 की स्पीड से, प्लस दूसरा मास 2m/3 हमें नहीं पता कहाँ गया, उसी का हमें y कंपोनेंट निकालना है। तो लेट से vy, चलिए तो 200 m/3 यहीं रह गया, बाकी सबको उठा के हम इधर लेके आए, तो माइनस 2m/3 vy हमें निकालना है। तो m/3 से m/3 कट हुआ, m/3 से m/3 कट हुआ, तो vy कितना आ गया -100 मीटर पर सेकेंड, तो j कैप। तो यानी माइनस क्या डिनोट कर रहा है कि वो नीचे गया होगा, नीचे है ना, तभी मैंने यानी कि बिल्कुल ठीक बनाया। इसके दो कंपोनेंट थे, vx जो हमने अभी निकाल लिया और vy जो कि हमने अभी निकाल लिया। तो मुझे सेकंड मास हैवियर मास की नेट वेलोसिटी निकालनी थी, कितनी आएगी? तो नेट वेलोसिटी ऑफ हैवियर फ्रेगमेंट कम्स आउट टू बी 75 आई कैप माइनस 100 जे कैप। अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में निकालना है स्पीड, तो हैवियर फ्रेगमेंट की स्पीड निकालनी है, तो आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर एंड जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर प्लस 75 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर इज 10,000, 75 का स्क्वायर, चलिए तो 75 इंटू 75, 375 ये, 75 35, 752 यहाँ, तो 5625, तो 5625 इसको सॉल्व किया तो यह आया अंडर रूट ऑफ 52651 एंड इसका अंडर रूट आया 125 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए कोई ऑप्शन है 125? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुत ज़बरदस्त, आज की क्लास का बेस्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलिए जी, तो आपको अच्छे से समझना है, नोट डाउन करना है, पहली बार में नहीं हुआ तो सेकंड टाइम फिर से आपको खुद से ट्राई करना है। नेक्स्ट है आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इजी सा क्वेश्चन है, अब सबसे होना चाहिए ये क्वेश्चन। अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद अ सर्टेन स्पीड सफर्स इनइलास्टिक कोलिजन। तो किसी स्पीड से ये जा रहा था, लेट से ये u स्पीड से जा रहा था, सफर्स इनइलास्टिक कोलिजन ऑफ विद m मास एंड एट रेस्ट, तो u2 रेस्ट में है। द रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनली आफ्टर कोलिजन इनइलास्टिक कोलिजन है ना, इनइलास्टिक कोलिजन। तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज कर गए, लेट से ये दोनों एक दूसरे के अंदर मर्ज कर गए और इनकी स्पीड कितनी है v। हमने अलग अलग ना लेके इसको परफेक्टली इनइलास्टिक मान लिया। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। चलिए तो कंजर्विंग मोमेंटम, कंजर्विंग मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व रहता था। इनिशियली मोमेंटम कितना है mu, फाइनली मोमेंटम कितना है m प्लस m इंटू वी, यही v हमें निकालना है। तो ये v कितना आया mu अपॉन m प्लस u। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम ये आई। अब हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, द रेशियो ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट मास। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m
टोटल मास इंटू वी का स्क्वायर इंटू वी का स्क्वायर इज एम स्क्वायर यू स्क्वायर एम प्लस एम का होल स्क्वायर. दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम यू स्क्वायर. चलिए देखिए कुछ कट हो रहा है तो हाफ से हाफ कट, एक एम से एक एम कट, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट, एम प्लस एम से एम प्लस एम भी कट. तो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आने वाला है? ऊपर स्मॉल एम, नीचे एम प्लस एम. देखिए कोई ऑप्शन है? हाँ जी, ए ही ऑप्शन हमें नज़र आ रहा है, तो बिल्कुल सही है. फाइनल आंसर की में भी ऑप्शन ए ही है. अब आपको क्या करना है, यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन करके खुद से क्वेश्चन ट्राई करके क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. आपने ये ट्राई करके रखना है, जिसका जो आंसर आएगा आपने नीचे कमेंट्स में अपना आंसर टाइप करना है. चलिए थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. वीडियो आगे अपने फ्रेंड्स को भी आपने ट्रांसफ़र करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना है. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. जय हिंद.